उसके बाद देखिए एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू क्यू ई टाउ अपॉन एम, क्यू ई टाउ अपॉन एम। अब देखिएगा ऐसा है यहाँ पर कि वैसे तो हमने देखा था कि ये होता था माइनस ई टाउ अपॉन एम, लेकिन वो हम एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर बात कर रहे थे। अब हम तीन अलग अलग तरीके की बात करेंगे, जैसे एक तो हम मेटल्स की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की, और एक हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की, ठीक है। तो तीन चीज़ों की बात करेंगे हम। तो इसलिए हमने कहा कि चार्ज तीनों में अलग अलग होगा। मेटल्स के केस में यहाँ पर क्यू की जगह ई आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कुछ और वैल्यू आ जाएगी, और सेमीकंडक्टर्स के केस में क्योंकि चार्ज की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो इसलिए क्यू ई टाउ अपॉन एम बोल दिया। और पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अगर इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया जाए तो जो मोबिलिटी है वो क्या बन जाएगी, मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, तो क्यू ई टाउ अपॉन एम, ये तो वी डी हो गया, वी डी के अपॉन में ई है, ई से ई कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया क्यू टाउ अपॉन एम। तो म्यू इज इक्वल टू क्यू टाउ अपॉन एम, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे फॉर एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन फॉर एन इलेक्ट्रॉन म्यू ई इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सबस्क्रिप्ट में ई लिख दिया, म्यू ई इज इक्वल टू ई, क्यू की जगह आ गया ई, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टाउ ई यानी कि रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एम ई यानी कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। इसी तरीके से फॉर अ होल, फॉर अ होल म्यू एच इज इक्वल टू, फॉर अ होल म्यू एच इज इक्वल टू ई। तो होल क्या होता है, होल एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज पर भी जो चार्ज होती है ना, चार्ज की वैल्यू वो हम स्मॉल ई ही लेते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई टाउ एच अपॉन एम एच यानी कि रिलैक्सेशन टाइम ऑफ होल अपॉन मास ऑफ होल, ये हो गया। अच्छा, द मोबिलिटीज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर पॉजिटिव ऑल्दो देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज आर अपोजिट टू ईच अदर। द मोबिलिटीज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर पॉजिटिव ऑल्दो देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज आर अपोजिट टू ईच अदर। हम ये जानते हैं कि जब हम मोबिलिटी की बात करेंगे तो मोबिलिटी में कोई भी चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होगी, जबकि उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों बोलेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो पॉजिटिव उसका उल्टा ही ट्रैवल करेगा। पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल है, होल को पॉजिटिव चार्ज बोल दिया जाता है। अच्छा, ये होल बनता कैसे, हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब मतलब जाते हैं, जब ट्रैवल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ने जैसे इस जगह से यहाँ पर गया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो जैसे वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो उसने अब ये वाली जगह खाली छोड़ दी। जो जगह उसने खाली छोड़ी है इट लुक्स लाइक अ होल, ऐसा लगता है जैसे कि एक छोटा सा होल हुआ। तो वो जो जगह खाली छोड़ता है वो जगह जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करने लगती है, और उसी एम्प्टी स्पेस को हम होल बोलते हैं, ये होता है। तो पॉजिटिव चार्जेस जो हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बेसिकली प्रोटॉन्स नहीं होते, वो होल्स होते हैं। वो जगह जो इलेक्ट्रॉन ने वहाँ से आगे ट्रैवल करके खाली छोड़ दी। अब यही इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर था, यहाँ से थोड़ा सा आगे पहुँचेगा, तो जो पोजीशन ये वैकेंट छोड़ेगा, खाली छोड़ेगा जो स्पेस को, वो जो स्पेस है वो क्या रहेगा, होल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी दिस, फॉर अ होल मोबिलिटी इज दिस। उसके बाद हाँ जी, स्मॉल ही होगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज है। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, हमने देखा ना, चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, उसकी जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू वही रहते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹। साइन तो अपोजिट होगा, वो जो साइन अपोजिट होता है वो उसकी डायरेक्शन को इधर रिप्रेजेंट करता है। मोबिलिटी जो टर्म है वो स्केलर टर्म, वो वेक्टर नहीं है, तो इसलिए मैं माइनस साइन नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। द मोबिलिटीज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर पॉजिटिव ऑल्दो देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज आर अपोजिट टू ईच अदर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं डायरेक्शन की वजह से। ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर
पर वोल्ट पर सेकंड। समझ गए होंगे? बिल्कुल सिंपल। देखिए ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मीटर पर सेकंड को क्या बोलेंगे? एम अपॉन एस, और ये वी अपॉन एम। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई होता है तो मीटर स्क्वायर, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो अपॉन में वी इंटू एस। तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। तो ये इस तरह से आ गई इसकी ऐसे। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। अब इलेक्ट्रिक करंट में और मोबिलिटी में रिलेशन क्या है वो हमको निकालना है। किसके लिए? सबसे पहले निकालेंगे फॉर अ कंडक्टर। ठीक है। तो पेज नंबर 26 पर देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर द कंडक्टर। तो इन अ मेटालिक कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन अ metallic conductor the electric current is due to its free electrons and is given by, हमने ये देखा है कि I is equal to E N A V D। ये होता है relation between I and U for a conductor। relation between I and U for a conductor। तो I is equal to E N A V D। E N A V D। अच्छा, बट फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो शुरुआत में हमने इक्वेशन बोली थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इंटू ई। म्यू इंटू ई। तो जब मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो कंडक्टर में क्या होगा? ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो चार्ज कैरियर्स हो गए। तो म्यू ई इंटू ई ये हमने बोल दिया। ठीक है। तो आई इज इक्वल टू ई एंड ए म्यू ई इंटू ई, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फिर हम ये कहेंगे दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के बीच में ये रिलेशन आ गया इक्वेशन नंबर 2। बस इतना ही। उसके बाद पेज नंबर 27 पर आइए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर अ सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन एक सेमीकंडक्टर के लिए। तो सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो करंट है वो करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो नहीं करता, वो करंट होल्स की वजह से भी फ्लो करता है। तो द कंडक्टिविटी होल बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम ये कहते हैं ना कि किसी चीज़ में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, किसी में नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो हमने जो मेटालिक कंडक्टर में देखा ज़्यादातर ये है, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी एंट्री आ रही है। अच्छा, अब मैंने अप्रूव भी कर दिया, जो मैंने अप्रूव करा लिया, जो मैं पहले ही कर चुका हूँ। फिर आ रहे हो तुम, लिखा हुआ आ रहा है ट्यूशन के लिए। नहीं, अब कोई और बच्चा है। चलिए जी, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर अ सेमीकंडक्टर। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी, अच्छा ये होल का आप पूछ रहे थे। होल में ये होता है कि जब हमने ये कहा ना कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे गया और ये यहाँ पहुँच गया, इस पोजीशन पर पहुँच गया। तो इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है कहीं से भी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से इस जगह पहुँच गया, तो हमने फिर ये वाली जगह तो वैकेंट कर दी ना। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी एक जगह को वैकेंट करता है तो उस वैकेंट जगह को होल बोल दिया जाता है, और वो जो होल है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना।
तो हम ये कहेंगे क्योंकि जो प्रोटॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर निकलना उनका पॉसिबल नहीं होता। तो इस वजह से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स नहीं होते, वो होल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम होल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से हम ये कहेंगे कि यहाँ से फिर ये आगे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, आगे इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर भी फिर ये होल बनाकर चला गया। तो जितने भी होल बनते चले जाएंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ठीक है ना। और ये दूसरी तरीके से आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब जाता है ना तो वो जिस भी मेटल में से निकलता है, जिस भी एलिमेंट में से निकलता है, उस एलिमेंट को पॉजिटिवली चार्ज बनाकर चला जाता है। तो वही चीज़ है कि जिस स्पेस को भी छोड़कर इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है वो उतने स्पेस को पॉजिटिवली चार्ज बनाकर चला जाएगा, ऐसा होगा। अब आगे देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर की बात करें, इज बोथ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सो इलेक्ट्रिक करंट इन अ सेमीकंडक्टर इज गिवन बाई, सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज गिवन बाई I इज इक्वल टू IE प्लस IH, यानी कि करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू होल्स। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है दैट इज गिवन बाय दिस। उसके बाद IE की वैल्यू क्या हो जाएगी, E एंड A, और VD लिखने की बजाय मैं लिखूंगा VE, यानी कि वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो IE की जगह लिखेंगे E एंड A VE प्लस EPA VH, ठीक है। यहाँ पर N क्या होता है, ये होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, उसको हम बोल देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम N बोल देते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो N इज़ फॉर, N ही क्यों लिया, क्योंकि N इज़ फॉर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको हमने P ले लिया, P इज़ फॉर पॉजिटिव, ठीक है। और BH क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, ठीक है ना। तो ये दोनों को ऐड कर दिया गया। उसके बाद हमने कहा कि जब मैं PE की बात करूँगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकलेगी, म्यू इंटू ई करके इसको निकलेंगे म्यू इंटू ई प्लस EPA म्यू एच इंटू ई, ये हो गया। म्यू एच क्या हो गया, मोबिलिटी ऑफ होल्स, म्यू ई क्या हो गया, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें जो जो चीज़ कॉमन आती हुई दिखाई दे रही है वो ले लीजिए कॉमन, EAE कॉमन ले लीजिए, ये हो गया M म्यू ई प्लस P म्यू एच, ठीक है। ये जो है ये हमारा रिलेशन बन गया कंडक्टिविटी, ये आपका करंट इनसाइड अ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या बना, ये बना करंट इनसाइड अ कंडक्टर एंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी, ये तो ये बन गया। और इसी तरीके से ये बन गया करंट और मोबिलिटी के बीच का रिलेशन, ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में। उसके बाद अगला टॉपिक नोट करेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। 1 मिनट आया। वही बता
बीच में अगर बंद हो जाएगा तो ऐसे ही स्वाइप अप कर देना, खुल जाएगा। हाँ, ये जो P है ना, ये P क्या है, ये जो P है ये है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे यहाँ पर स्मॉल n को अपने क्या बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मैं होल्स की बात कर रहा हूँ तो उसको नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम उसको स्मॉल p बस, ठीक है। अगला टॉपिक देखिएगा, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी हम जानते हैं क्या होता है, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी देखते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, इसमें देखिए एज पर ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R। ओम्स लॉ के हिसाब से I इज इक्वल टू V अपॉन R इज इक्वल टू, हाँ जी, V क्या होता है EM और R क्या होता है रो एल अपॉन A, रो एल अपॉन A। एल से एल कैंसिल आउट हो गया, A को ऊपर गया, ये EA अपॉन रो, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या करना है कि जब मैं कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, ठीक है। और ये 2 और 3 दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से करंट ये आया और इस रिलेशन के हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से करंट की वैल्यू ये आ गई। तो इक्वेट 2 एंड 3, इक्वेट 2 एंड 3, ये हो जाएगा E A अपॉन रो इज इक्वल टू E A P इंटू M म्यू E प्लस P म्यू H, ये हो गया। तो A E कैंसल आउट हो गया, 1 अपॉन रो को ये जो कंडक्टिविटी बोलेंगे सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू M म्यू E प्लस P म्यू H, ये हो गया कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के करंट में और मोबिलिटी में रिलेशन आसान है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंडक्टर वाले में तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है, I इज इक्वल टू E यानी VD, और VD की जगह बस आपको म्यू इंटू E डाल देना है, ठीक। उसके बाद कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर क्या करना है, ओम्स लॉ लगाकर करंट की वैल्यू निकालो, करंट की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, V को बोल दो EN, R को बोल दो रो एल अपॉन A, तो EA अपॉन रो आ जाएगा। फिर इक्वेशन 2 और 3 दोनों को इक्वेट करो, तो EA से EA कट जाएगा और 1 अपॉन रो ही तो कंडक्टिविटी होता है सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू दिस हो गया, खत्म, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 4। फिर आगे चलते हैं, पेज नंबर 28 पर आ जाइए, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। जब कभी हमने ओम्स लॉ की बात करी थी तो ओम्स लॉ में सबसे पहला स्टेटमेंट ये होता था, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, हमने ये देखा था। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा, तो टेम्परेचर पर क्या डिपेंडेंस होती है, रेसिस्टिविटी की। रेसिस्टिविटी अगर डिपेंड करेगा तो रेसिस्टेंस भी डिपेंड करेगा उस पर, ठीक है। The resistivity of any material depends on the number, density and of free electrons and mean collision time tau। तो हमने ये देखा कि रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम हम निकाल चुके हैं। जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम वाला कॉन्सेप्ट करा था उसमें हम रेसिस्टिविटी निकाल चुके हैं। देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस, temperature dependence of resistivity। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, तो ये हम निकाल चुके हैं कि रो इज इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वायर टाउ, रो इज इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वायर टाउ, ये हम निकाल चुके हैं। तो इसमें रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टिविटी किसके टर्म्स में आ रही है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक।
तो ये इस टर्म्स में तो हम निकाल चुके थे। अब इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले मेटल्स की बात करेंगे कि मेटल्स में जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है। यहाँ तो टेम्परेचर नाम की कोई चीज़ नहीं है, आगे देखते हैं। देखिए, फॉर मेटल्स द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि मेटल्स के केस में नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो नंबर डेंसिटी जो है, ये जो n है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगभग सेम ही रहने वाले, कॉन्स्टेंट रहने वाला। ठीक है, प्रैक्टिकली तो मतलब प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन इसीलिए बोला है कि ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। ठीक, आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड ऑल्सो द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मेटल आयंस इंक्रीजेज। ये हमको पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वो बार बार वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, उसका एजिटेशन बढ़ेगी, थर्मल एजिटेशन टेम्परेचर बढ़ने के साथ। थर्ड है, सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद द मेटल आयंस एंड सो द मीन कोलिजन टाइम टाउ डिक्रीजेस। ये हम पहले भी एक बार समझ चुके हैं इस चीज़ को कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टकराव थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जब टकराव ज़्यादा हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिलैक्स करने का टाइम थोड़ा कम मिलेगा, तो ये जो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, ये रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हेंस रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो टाउ है, ये टाउ डिक्रीज होगा तो कुछ रेसिस्टिविटी मोस्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये इंक्रीज होगा ही। ठीक है, अगला देखिएगा, फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स रेसिस्टिविटी रो एट एनी टेम्परेचर टी इज गिवन बाई। तो हमने ये देखा कि वो बढ़ेगा, लेकिन वो जो बढ़ेगा क्या, उसके लिए कोई ऐसा रिलेशन है कि कितने टेम्परेचर पर कितना हो जाएगा। ये तो आपने बता दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा, तो पता है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेसिस्टिविटी बढ़ गई। ठीक है ना, लेकिन कोई ऐसा रिलेशन जो टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी को डायरेक्ट रिलेट करे, क्योंकि इसमें टेम्परेचर नाम की चीज़ नहीं है, तो वो रिलेशन है सीधा वो आपको लिखना ही है और लर्न करना है, उसका डेरिवेशन नहीं है अपने सिलेबस में। क्वेश्चन हैं उस पर बेस्ड, आसान है क्वेश्चन, डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू डालो आंसर निकालेंगे, वो करवाऊंगा, मैंने नोट्स में भी इंक्लूड करा है। तो फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स रेसिस्टिविटी रो एट एनी टेम्परेचर कैपिटल टी इज गिवन बाई रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंस में इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं क्या क्या, ये देखिए, वेयर रो नॉट इज द रेसिस्टिविटी एट अ लोअर रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट यूजुअली 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस कौन सा टेम्परेचर होता है, हम ना जनरली जो रूम टेम्परेचर होता है उसको 20 डिग्री सेल्सियस मानकर चलते हैं। ठीक है, तो 20 अप्रॉक्सीमेटली आगे पीछे 20, 21, 22, 23 यही चलता है। ठीक है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है एंड अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अल्फा जो है इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। देखिएगा अल्फा इज इक्वल टू, अगर निकालना हो यहाँ से, रो नॉट इंटू 1 इज रो नॉट प्लस अल्फा अल्फा टी माइनस टी नॉट। मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट। रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अब जरा देखिएगा, चेंज इन रेसिस्टिविटी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, चेंज, और चेंज जो है वो थोड़ा सा अगर चेंज है तो उस थोड़े से चेंज को हम क्या बोल देते हैं, डी रो। ऐसे थोड़ा सा चेंज इन टेम्परेचर डी टी, तो डी रो बाई डी टी वही डिफरेंशियल कहलाता है। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो नॉट डी रो बाई डी टी, याद रहे कैपिटल डी टी है।
कैपिटल टी, तो टी कैपिटल टी इज फॉर टेम्परेचर, स्मॉल टी इज फॉर टाइम टेबल, ठीक है। तो डी रो बाई डी टी ये हो गया। Thus the temperature coefficient of resistivity alpha may be defined as the increase in resistivity per unit resistivity per degree rise in temperature. Increase in resistivity per unit resistivity per unit rise in temperature. जहाँ भी पर आ जाएगा समझ लीजिए वो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी हुई है। तो it may be defined as increase in resistivity by rho minus rho naught. Final value minus initial value क्या आएगा उसका increase in resistivity per unit rho naught है पर यूनिट रेसिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर ना कॉपर का और निक्रोम का ये ना एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो जब भी कभी ग्राफ आ जाए तो ग्राफ अगर मैंने नोट्स में कहीं पर भी इंक्लूड कर रखा है भाई ग्राफ को रट जाना, ग्राफ मत छोड़ना, ठीक है ना। ये एक एक नंबर बड़ा हेल्प करता है वहाँ पर पेपर में। तो देखिएगा पहला है वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी रो ऑफ कॉपर विद टेम्परेचर। तो कॉपर का जो है टेम्परेचर के साथ साथ जो है वेरिएशन कितना हो रहा है वो देखिए। जैसे मैंने ये कहा यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मेरे पास एक तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी ब्रैकेट में लिखा हूँ कि के यानी कि केल्विन में, और इधर रेसिस्टिविटी है रो, वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं रो, और रो किस ऑर्डर का है 10 की पावर -8 ओम मीटर, 10 की पावर -8 ओम मीटर। इधर 0 है, 50 100 150 50 100 150 ये हो गया। और इसी तरह से जो वाई एक्सिस है उस पर आप यहाँ पर लिख दीजिए 0.2 और यहाँ लिख दीजिए 0.4 ये है। अब इसके बाद आप एक ग्राफ बना दो इस तरह से, ग्राफ बना दीजिए इस तरीके से। ये जो रो और ब्रैकेट में 10 की पावर -8 ओम मीटर दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है ये है 0.2 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ये वाली वैल्यू 0.4 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो बार बार मल्टीप्लाई नहीं करके उसको ब्रैकेट में लिख दिया है एक जगह, ठीक है। तो एक तो ये वाला ग्राफ याद करना है, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी रो ऑफ कॉपर विद टेम्परेचर। कॉपर क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज जो कंडक्टिंग डिवाइस होता है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है वो कॉपर यूज़ करते हैं, कॉपर का वायर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे निक्रोम की। तो निक्रोम की क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि अलॉय की बात करेंगे। अब मैं अगला जो टॉपिक है वो हमारा अलॉय का होगा, है ना। तो अलॉय की बात करेंगे, तो अलॉय का भी एक ग्राफ है वो भी सीधा सीधा याद करना है आपको। रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी जो है वो है म्यू ओम सेंटीमीटर, म्यू ओम सेंटीमीटर। अब ये जो म्यू है ये म्यू मोबिलिटी में कंफ्यूज मत होइएगा, इस म्यू का मतलब है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। जैसे यहाँ पर 10 की पावर -8 था तो ये है 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिएगा फालतू में लिख दिया 10 की पावर -8 ही लिखो ना इसको। -10 की पावर -8 ओम मीटर लिखो सीधा सीधा।
भाई एक बात बताइए, म्यू ओम सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो म्यू इज फॉर 10 की पावर -6 एंड सेंटी इज फॉर 10 की पावर -2, तो वो तो गया 10 की पावर -8 ओम मीटर, इधर ओम बचा और इधर मीटर बचा, तो 10 की पावर -8 ओम मीटर, जो यहाँ लिखना है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो आप टेम्परेचर लेंगे, टेम्परेचर आप 50-50 के गैप पर दिखा देंगे, 0, 50, 100, 150, 100, 150, 200, 250, 300, ये हो गया। और इधर लेंगे आप 1, 0 के थोड़ा नज़दीक ही लेंगे 1, फिर लेंगे 1.10, 1.10, फिर 1.20, बस इतना दिखाना। और 1.10 से थोड़ा सा नीचे लेकर लाइन को ऐसे थोड़ा सा इंक्रीजिंग स्लोप के साथ बना दीजिए, बस ये। तो दिस इज रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड दिस इज रेसिस्टिविटी ऑफ निक्रोम अलॉय, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अलॉय पर आएंगे। अभी हमने देखा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी फॉर मेटल्स, मेटल्स में जो सबसे वाइडली यूज्ड मेटल है कॉपर, वो उसकी बात हम करेंगे। तो वो हमने कर लिया, देख लिया। अब इसके बाद अलॉय की बात करते हैं। तो अलॉय में देखिएगा क्या है, alloys have high resistivity, alloys have high resistivity, the resistivity of nichrome has weak temperature dependence, वो टेम्परेचर पर थोड़ा कम ही डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर क्या था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया रेसिस्टिविटी जंप कर गई, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर गई, और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा तो रेसिस्टिविटी ठीक है, बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लोप के साथ नहीं बढ़ रही। जैसे ये एकदम से बढ़ी थी, वो नहीं बढ़ रही है इस तरीके से। तो अब यहाँ पर है कि उसकी ना टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है वो थोड़ी सी वीक होती है, कमज़ोर होती है। वाइल दैट ऑफ मैंगनीज इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मैंगनीज जो है वो जो अलॉय होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर का, मतलब बढ़ाए जाओ टेम्परेचर बढ़ाए जाओ, उसकी रेसिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो हो गया। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज RT is equal to R naught into 1 plus alpha T minus 0, ठीक है। एक्चुअली वही चीज़ है, आप ये देखिए रिलेशन तो यही वाला है बिल्कुल से। 1 प्लस अल्फा, यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर को T नॉट ले लिया था, क्योंकि हमने कितना लिया था 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ इनिशियल टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस लिया था, ठीक है। RT इज इक्वल टू, इसीलिए ये बोल देते हैं कि RT इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T, where RT रेसिस्टेंस है T डिग्री सेल्सियस, R नॉट रेसिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस, और स्मॉल t क्या है, राइजिंग टेम्परेचर, स्मॉल t T माइनस 0 राइजिंग टेम्परेचर। यहाँ इनिशियल टेम्परेचर को हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंसी है बेटा सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की, फिर इलेक्ट्रोलाइट की, बस यही इसमें लिखा हुआ है। फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे, इतना कर लीजिए। ये बताइए समर ब्रेक हो गया क्या सबका स्टार्ट, सभी का? हाँ, तो कल सुबह आ सकते हैं 11 बजे, 12, हाँ 12 तो आ जाओगे, 11 से 12 ट्यूशन है, 12:30, हाँ 12:30 तो समझ आओगे। 12:30 इसको हाँ समझो या ना समझो? अच्छा हाँ ठीक है, तो कल 12:30 बजे आइए, ये फिजिक्स आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ जी बोलिए। तो मेरा केमिस्ट्री का ट्यूशन है कल 12 o'clock। किस टाइम तक? 12 से आई गेस या तो 1:30 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है। केमिस्ट्री का कहाँ पढ़ते हो? यू ब्लॉक में। तुम भी तो यू ब्लॉक में हो। अच्छा तुम कहीं और पढ़ो। अच्छा किस टाइम से किस टाइम तक है बताना जरा। 12 से? सर 12 से कंफर्म नहीं है, वो क्लास थोड़ी लंबी ले सकता है। 12 से। अरे 10 बजे आ जाओ तुम सब। ठीक है जल्दी आओगे। 10 बजे बताओ, चलेगा 10 बजे? हाँ सर। ठीक है आ रहा हूँ 10 बजे।
ठीक है 10 बजे आ जाइए। ठीक है हाँ शाम को बैच की होगी शाम को